योग दर्शन की 211वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में जो पिछली कक्षा हमारी हुई उसमें हम 19वें सूत्र को देख रहे थे और लगभग आधा व्यास भाष्य इसका पूरा हो गया है। 19वां सूत्र है विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। गुणों के पर्वों को बता रहे हैं, गुणों के विभाग क्या हैं, उनकी अवस्थाएं क्या हैं। तो 4 अवस्थाएं हैं, विशेष, अविशेष, लिंगमात्र और अलिंग। तो इनका क्रम कैसे था, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन को स्थान दिया गया है, इन सब पर हमारी बातें काफी विस्तार से हुई हैं। तो पिछले पाठों में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी, जब अहंकार कारण है और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन कार्य है, तो कारण अहंकार को लेते हैं अविशेष में जी और इंद्रियों को और मन को लेते हैं विशेष में। जी। लेकिन अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं, तो अहंकार कारण हो गया और ये 5 तन्मात्राएं कार्य हो गई। जी। तो यहाँ पर इसको अहंकार को तो विशेष में लेते ही हैं, तो यहाँ पर 5 तन्मात्राओं को विशेष में क्यों नहीं लेते, ये प्रश्न है जी। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था कि कोई पूछे इस पर इस बात को। तो देखिए, ये पंच तन्मात्राएं और ये जो अहंकार है ये अविशेष हैं। इसमें हमने देखा, ऋषि ने भी बताया और हमने चित्र के माध्यम से भी वैसा ही बना रखा है। और इधर 10 इंद्रियां और एक मन और साथ में ये पंच महाभूत, ये क्या हैं, ये विशेष हैं। मैंने इन सबको एक अलग कर दिया और इनको इधर अलग कर दिया, देख लीजिए। तो जब हम इस विषय को, इस प्रकरण को शुरू कर रहे थे तो मैंने उस समय की समझने की दृष्टि से इनको कार्य और कारण कहा था। कार्य कारण नहीं होते ये सीधे सीधे, यानी विशेष का मतलब कार्य नहीं होता और अविशेष का मतलब कारण नहीं होता। क्योंकि आरंभिक स्थिति में समझाने के लिए विषय थोड़ा जटिल होता है, ये क्रम बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, इसलिए कारण कार्य कह दिया गया था कि विशेष को कार्य की तरह समझेंगे और अविशेष को कारण की तरह समझेंगे। जैसे यहीं देख लीजिए, ये जो अहंकार है ये अविशेष है। मैं धीरे बोलूंगा, धीरे धीरे चलेंगे, नहीं तो कई बार जल्दी बोलने में ये क्योंकि शब्द बड़े कठिन हैं, जटिल हैं, तो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। ये अविशेष है और ऊपर इंद्रियां जो हैं ये विशेष हैं। तो सीधा सा कोई क्या सोचेगा कि अविशेष तो कारण हो गए, यानी अहंकार कारण हो गया, और विशेष जो है इंद्रियां और मन जो है ये विशेष यानी कार्य हो गए, और होते भी हैं। कारण कार्य का संबंध इनमें होता है, लेकिन अविशेष का मतलब यहाँ कारण ना समझे कोई कि सीधा कारण है। क्योंकि फिर प्रश्न जब इन दोनों के संदर्भ में आता है, पंच तन मात्रा और अहंकार के बारे में, क्योंकि पंच तन मात्राएं भी अविशेष होती हैं, और यही प्रश्न आपका भी है कि पंच तन्मात्राएं भी अविशेष हो गई और इधर अहंकार भी अविशेष हो गया, जबकि इसी अहंकार से ये पंच तन्मात्राएं बनती हैं। अहंकार कारण होता है और पंच तन्मात्राएं कार्य होते हैं, है ना। यही प्रश्न आपका बनेगा और फिर यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा, एक विरोधाभास बनेगा कि ऐसा तो दिख ही नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा है। तो बस इतना समझ लें कि कल जो पिछले 1-2 पाठों में जो मैंने कहा था कि विशेष को कार्य की तरह समझेंगे और अविशेष को कारण की तरह समझेंगे, वो केवल एक दृष्टि से कहा था ताकि विषय थोड़ा सा खुल के आए, सामने बढ़े। लेकिन अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। सबसे पहले ये विशेष और अविशेष क्या हैं, अब बताया जा सकता है उसको खोल करके थोड़ा सा। आइए यहाँ देख लीजिए इस वाले चित्र में, ये विशेष और अविशेष जो है ना, ये प्रकट होने की स्थिति को लेकर के हैं, अभिव्यक्त होने के क्रम को लेकर के, कि ये जो अलिंग है, ये जो मूल प्रकृति है, प्रकट रूप में जैसे जैसे ऊपर जाती है तो विशेष का मतलब हो गया कि पूरी तरह से प्रकट रूप में आ जाती है। विशेष प्रकट होता है, विशेष अभिव्यक्ति हो जाती है, इसलिए इसका नाम विशेष रखा यहाँ पर।
अब विशेष का मतलब कार्य नहीं लेंगे, वो तो बस कल सामान्य रूप से मोटा मोटा बोल दिया था मैंने, और जानबूझ करके बोला था। क्यों बोला था? आरंभ में समझना मुश्किल होता है। और अविशेष का मतलब है कि विशेष रूप से प्रकट नहीं है, क्योंकि तन्मात्राएं और अहंकार विशेष रूप से प्रकट नहीं होते, इसलिए बस इनके नाम ये विशेष और अविशेष दे दिए। कारण कार्य की दृष्टि से विशेष और अविशेष नहीं होते, क्योंकि बनता ही नहीं संबंध, अभी दिखाई दिया मैंने चित्र में। और महतत्व तो और भी ऐसा होता है कि जो सबसे कम प्रकट होता है, हालांकि यहीं से शुरुआत होती है, अभिव्यक्ति यहीं से होती है, सत्ता प्रकट यहीं से होती है, लेकिन इसको भी अविशेष में नहीं लिया, इसको तो लिंग मात्र में अलग ही एक इसकी कैटेगरी बना दी, इसका एक विभाग अलग कर दिया, सेक्शन अलग बना दिया, क्योंकि पहली बार प्रकट रूप में ये आता है। और अलिंग, उसको तो बिल्कुल ऐसा कह दिया कि वो अप्रकट है, अभिव्यक्त होता ही नहीं, जिसको अनभिव्यक्त कहा जाता है। तो ये सारे की सारी कैटेगरियां जो है ना, ये अभिव्यक्ति के आधार पर हैं, प्रकट होने के आधार पर। फिर से देख लीजिए, इस बार बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मूल प्रकृति, नीचे से देखिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेंगे, ये तो प्रकट रूप में होती ही नहीं, इसकी तो अभिव्यक्ति होती नहीं, तो इसका एक अलग विभाग बना दिया। जब पहली बार प्रकट रूप में आती है, अभिव्यक्त रूप में आती है, जिसको सत्ता मात्र कहा गया, वो महतत्व है, उसी को लिंग मात्र भी बोलते हैं। लिंग मात्र यानी लक्षण प्रकट होता है पहली बार, लेकिन अभी भी ये अस्पष्ट ही रहता है, बहुत खुल के नहीं आता सामने, इसकी भी बहुत बड़ी अभिव्यक्ति नहीं होती। लेकिन फिर ऊपर चलें तो अभिव्यक्ति थोड़ी और स्पष्ट हो जाती है, और प्रकट रूप में सामने आते हैं, उनको अविशेष कहा। लेकिन विशेष शब्द जो कहा गया, यानी विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से, एकदम सबसे पृथक रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में जब ये पूरी तरह आ जाते हैं, तब इनके लिए एक कैटेगरी अलग से बनाई, वो है विशेष रूप में। और ये सारी कैटेगरी जो है वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की हैं। ये ऊपर आया था ना, गुण परवाणी, सूत्र में जो लिखा हुआ है गुण परवाणी, ये सब गुणों के पर्व हैं, यानी गुणों के प्रकट होने के लिए इनको विभाग के रूप में रखा गया। बात समझ में आई जी? जी ठीक है, स्पष्ट हुआ जी। एक प्रश्न और था आचार्य जी। हाँ जी, बताइए जी। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल में जो एक एक लक्षण बताए थे उनके जी। तो आकाश में एक होता है और सबसे अंत में था पृथ्वी में 5 लक्षण होते हैं जी। तो पृथ्वी के 5 लक्षणों को कैसे घटाएंगे जी? कोई वस्तु लेकर घटाएंगे पृथ्वी की, कोई वस्तु लेकर, या कैसे? स्पष्ट हो गए, बताइए। हाँ, वस्तु ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे मान लीजिए, क्या ले लें? जी, पुष्प से स्पष्ट हो जाती है, एक फूल से। हाँ, फूल से ले वैसे तो लीजिए। मैं घटा कर देखता फूल से हो जाती है, तो ऐसे ले सकते हैं, फूल से 5 लक्षणों को घटा हाँ, सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पुष्प जो है वो मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व वाला है, ऐसा कह सकते हैं। तो गंध तो होती ही है, स्पष्ट गंध है, एकदम प्रकट गंध है। रस भी होता ही है। रूप है, चूंकि दिख रहा है यानी बोध हो रहा है, तो रूप विषय भी है। स्पर्श कर पाते हैं, छू पाते हैं, मुलायम होता है, या कठोर जैसा भी है, वो भी होता है। शब्द भी होता है, पंखुड़ियाँ स्पर्श करें, हालांकि वो शब्द भले ही हमें सुनाई ना दे, लेकिन पंखुड़ियाँ स्पर्श करें, कानों के पास उसे घुमाएं, हिलाएं, ऐसे करके देखें, तो शब्द रूप भी है उसमें। ठीक है जी। जी, धन्यवाद सर। हाँ जी, चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी, ये 4 शब्द हैं, एक सत्ता मात्र जी। और एक असत्य, और फिर आगे निसत्ता, और ये नि असत्य। जी। ये आपने अर्थ भी बताए हैं, अर्थ हमने लिख भी लिए एक तरह से, मतलब रट होती है, पर इनको हम ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सत्ता मात्र, असत्य, निसत्ता। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं समझ गया। देख लीजिए, सभी लोग एक बार समझ लेंगे। ये निसत्ता सत्तम, निहिसत असत और निहिसत, ऐसे करके ये इतने सारे शब्द आए। इनका तात्पर्य क्या है? तो एक मोटी बात तो ये समझ लें कि ये मूल प्रकृति के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है ना? अब इन शब्दों को खोल लेते हैं। मैंने इन्हीं शब्दों को, चौधरी साहब आप म्यूट कर लीजिए। तो मैंने इन्हीं शब्दों को समझाने के लिए समूह में भी सबको अलग अलग करके भेजा,
सबका एक पद क्रम के रूप में उनका विच्छेद करके भेजा और फिर प्रत्येक शब्द का अर्थ भी लिखकर भेजा था ताकि ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। पर कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। कठिन तो है ये, मैंने कल भी कहा था कि विषय कठिन है। तो सबसे पहला शब्द है इसमें निहिसत्ता सत्तम। यही है ना, निहिसत्ता सत्तम। ऐसे लिखा हुआ है, निहिसत्ता सत्तम। अब इसी को थोड़ा और खोलिए, इसी को और खोलेंगे तो ये निहि शब्द जो है ये सत्ता के साथ भी लगेगा और ये असत्तम के साथ भी लगेगा, यानी निहिस असत्ता। निहि और असत्ता कर देता हूं मैं इसको ऐसे। तो मूल प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है। मूल प्रकृति कैसी है? सत्ता से रहित है। यह निहि का मतलब होता है रहित, बिना, यानी सत्ता वाली नहीं है। मूल प्रकृति सत्ता वाली नहीं है। और असत्ता, असत्ता का मतलब होता है अभाव, अभाव से भी रहित है। अब दोनों बातों में एक विरोध जैसा दिखता है हमको कि एक तरफ कह रहे हैं सत्ता नहीं है यानी सत्ता से रहित है, और एक तरफ कह रहे हैं असत्ता से भी रहित है। तो मामला थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दोनों बातों में विरोध है। लेकिन कल समझाया था कि ये वाला जो सत्ता शब्द है, इस सत्ता शब्द का मतलब होता है अभिव्यक्ति। जब तक इन सब चीज़ों को अपने हाथ से नहीं लिखेंगे और खुद से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से रहित होती है क्योंकि मूल प्रकृति के जो कण हैं, मूल प्रकृति के जो परमाणु हैं, वो जिस समय अपनी साम्यावस्था में होते हैं, जब तक उनसे कुछ नहीं बनता, अपने रॉ मटेरियल फॉर्म में हैं, तब तक वो सत्ता से रहित होते हैं, यानी अभिव्यक्ति से रहित होते हैं। किसी भी प्रकार से उनसे कुछ बना नहीं है, प्रकट रूप में नहीं है, इसलिए सत्ता से रहित बोल दिया जाता है उनको। सत्ता से रहित बोलने का मतलब ये नहीं है कि उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। उसके लिए अगला यहाँ शब्द बता दिया, निहि असत्ता। वो असत्ता से भी रहित हैं, यानी अभाव से भी रहित हैं। और जो चीज अभाव से रहित होती है उसी को कह देते हैं भाव वाली। जिसका भाव है, जिसका एग्जिस्टेंस है, यानी सत्ता है, और सत्ता होती है उसकी, यानी उसका अपना अस्तित्व है। तो ये निहि असत्ता जो है, इसका मतलब हो गया भाव, भाव वाली है, यानी एग्जिस्टेंस वाली है। और ये जो निहिसत्ता हो गया, इसका मतलब हो गया अभिव्यक्ति से रहित। चौधरी साहब पहले इतना बताइए, इन दो शब्दों का मतलब समझ में आया या एक ही शब्द है कहने को? तो ये जी आचार्य जी, इसमें जो अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं वो परमाणु, हाँ जी, यानी कि साम्य अवस्था में है। जी, साम्य अवस्था का मतलब जो है वो बिल्कुल एक तरह से ऐसा अपनी भाषा में घोल बन गया उसका, कि वो अलग अलग नहीं हो रहे, यानी कि अभिव्यक्त यहाँ पर यही है कि अलग अलग वो नहीं होते। तो ये तो हो गया निसत्ता, हाँ जी। अभिव्यक्ति नहीं हो रही उनकी, वो अलग अलग नहीं पहचाने पा रहे। नहीं और नहीं, दूसरा रुकिए हो रुकिए गया रुकिए, कि नहीं नहीं, गलत है, ऐसा गलत समझ रहे हैं। यहाँ अभिव्यक्ति से रहित का मतलब है कि वो अपनी अभी मूल अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। अभी तक कुछ नहीं बना उनसे। सत्वगुण के कण अलग पड़े हुए हैं, रजोगुण के अलग पड़े हुए हैं, तमोगुण के अलग पड़े हुए हैं, रॉ मटेरियल फॉर्म में है। अभी उनसे कुछ बना नहीं है, कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, ये है इसका मतलब। जी, हाँ जी। और ये जो भाव हो गया, ये भाव यहाँ किस अर्थ में आएगा? भाव होगा सत्ता के रूप में। किसी भी वस्तु की अपनी जो सत्ता, यानी होना होता है किसी वस्तु का, अभाव से जो रहित स्थिति होती है। यानी कि उसको पूरी साम्य अवस्था को हम भाव मान ले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उसको भाव मान ले कि हाँ वो है, वो होता है। ऐसा नहीं कि वो मूल प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं होती, वो भाव वाली है, वो सत्ता वाली है। जी, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा अपनी उसमें एक एग्जाम्पल दे दूं। जी, जैसे हम आटा गूंथते हैं, जी, तो गूंथने के बाद आटा हो गया, यानी कि उस आटे की सत्ता हो गई। हाँ जी, और उस आटे की सत्ता के बाद में हम चाहे रोटी बनाएं, चाहे पूड़ी बनाएं, चाहे पकोड़े बनाएं, कुछ बनाएं, वो इसका मतलब वो हो गया कि जब वो बन जाएंगे तो वो अभिव्यक्त हो जाएंगे। जब तक नहीं बने, जब तक अभिव्यक्त नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, ठीक है, अब आगे। यही हुआ ना आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। तो देखिए इसमें आगे अभी और शब्द हैं।
निहिसत असत अगला शब्द है, निहिसत असत। आप देख लीजिए, यदि किसी ने व्हाट्सएप पर खोल रखा हो तो वहां भी देख लीजिए, जो कल भेजा गया था या लिख लिया हो तो। ये संधि विच्छेद थोड़े अजीब हैं इनके। आपको दिख रहा होगा निसद, सद लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इसको करेंगे निहिसत। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, निहिसत। और इसी में जुड़ा हुआ है असत, निहिसत के साथ यही जोड़ देता हूँ असत। बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ा दिया जो अभी बताई थी, उन्हीं को खोला गया है। यानी ऋषियों की शैली होती है कि कठिन शब्दों को, जटिल शब्दों को वो थोड़ा अपनी ही भाषा में और खोल देते हैं अगले ही शब्दों में। ऋषि दयानंद बहुत करते थे ऐसा। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऐसे ही खोल रखा है। तो निहिसत वही बात आ गई, सत यानी उसकी जो सत्ता है, जो उसकी अभिव्यक्ति है, उससे रहित है, अभिव्यक्ति होती नहीं है मूल प्रकृति की। और निहि शब्द को असत के साथ लगाएंगे, यानी कोई कहे असत, असत बोलते हैं अभाव को, अभाव से रहित है ऐसा भी नहीं है, यानी भाव वाली तो होती है वो, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, उसकी अपनी एक सत्ता है। तो वही बात यहाँ इन शब्दों से खोल दी। वहां सत्ता सत्तम शब्द बोले थे, यहाँ सत असत शब्द बोले हैं, बस इतना बोल दिया। इतनी बात स्पष्ट है जी? पहले भी आपने निसत और नि असत्य का ही जिक्र किया था, और अब फिर निसत और असत्य का जिक्र किया। सत्य और असत्य का पहले नहीं जिक्र हुआ था, पहले भी निसत और निसत और नि असत्य का ही जिक्र हुआ था। पहले कब? अभी जो आपने बताया था शुरू में, जब आपने ये लिखवाया कि मूल प्रकृति सत्ता वाली नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, और फिर नि असत्य मूल प्रकृति वाली है। पहले भी ये दो ही शब्द की व्याख्या की थी, और अभी तो सत्य और असत्य की व्याख्या आचार्य जी अभी नहीं हुई। देखिए यहाँ देख तो लीजिए, ये रहा, ये तो रहा सत्ता सत्तम। मैंने सत्ता सत्तम को खोला था अभी थोड़ी देर पहले, निहि सत्ता सत्तम ये लिखा हुआ है ना। अब दो नए शब्द आए हैं, सत असत, निहि सत असत, और निहि दोनों में जुड़ा हुआ है। वहां सत्ता सत्तम थे, यहाँ सत असत है। ठीक है जी? आपने व्हाट्सएप, मैंने जो व्हाट्सएप पर भेजा था, लिखा था आपने अपने नोट्स में या किसी कॉपी में? व्हाट्सएप में उतारा था वो। पर इससे पहले आचार्य जी जो एक शब्द आया ना इस पंक्ति से पहले, जहाँ से ये यत परम विशेष्य भयलिंग मात्र महत्व तमिस्नेते, इससे आगे जो ये सत्ता मात्रे महत्व मन लिख रहा है, मैं इस सत्ता मात्र की थोड़ा सा जानना चाहता था। अच्छा, सत्ता मात्रे, हाँ ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो कल भी बताया था। सत्ता मात्रे मतलब जो सत्ता मात्र है, जो अभिव्यक्ति मात्र हुई है जिसकी, उस महती आत्मनि, उस महती उस महतत्व रूपी, महती शब्द का मतलब यह महतत्व से है, उस महतत्व रूपी हाँ, उस महतत्व रूप में अवस्थाएं अवस्थित होकर के विवृद्धि काष्ठा अनुभवंती, विवृद्धि की काष्ठा को प्राप्त होते हैं। तो सत्ता मात्रे का मतलब है कि केवल सत्ता मात्र ही प्रकट होती है, यानी अभिव्यक्ति मात्र हुई है। ये बात किसके बारे में चल रही थी? महतत्व के बारे में। यहाँ देख लीजिए सभी लोग, इसको सत्ता मात्र बोला महतत्व को। सत्ता मात्र बोलने का क्या मतलब है कि जब मूल प्रकृति से ये महतत्व बना तो केवल इसकी अभिव्यक्ति मात्र हुई है और कुछ प्रकट नहीं हुआ इसमें। ऐसा नहीं कि इसको हम बहुत कुछ पकड़ लेंगे, इसमें बहुत कुछ बन गया, इससे आगे और बहुत कुछ बन गया। अभी इसको कहने का मतलब बस इतना है कि केवल अभिव्यक्ति मात्र हुई है। होता कैसा है, इसके अपने लक्षण क्या हैं, लिंग क्या हैं, वो बहुत प्रकट रूप में नहीं होते, इसलिए सत्ता मात्र कह देते हैं इसको। ठीक है जी? वहां सत्ता का मतलब अभिव्यक्ति से है। आचार्य जी अभी ये जो अवस्थित शब्द है जी, इसमें आपने जो है बाद में अवस्थित का अनुगत भी अर्थ दिया है, दो बार आया ना ये अवस्थित। हाँ जी। तो इसमें आपने एक जगह तो इसको अवस्थित रखा और फिर अवस्थित करके अनुगत होकर किया है। अच्छा। तो ये अनुगत होकर मतलब जो पीछे से कुछ आ रहा है इसका? हाँ बिल्कुल, यानी पीछे पीछे आते हैं, अनुगत का मतलब पीछे पीछे आना। तो कौन से वाले में मैंने लिखा था, एक बार बताएंगे? पहले वाले में, दूसरे वाले में? हाँ, ये जो मिल गया। ये जो बाद में पृष्ठ नहीं, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाँ जी, मिल गया।
अनुगत जी होकर उसके साथ ही, अनुगत होकर मतलब उसके पीछे पीछे आकर ही, और इसी में, किसके पीछे चलिए। इसी महतत्व के पीछे पीछे ही, जी जी जी। इसी में रहते हुए, इसी के पीछे पीछे ही वो मूल प्रकृति में जाकर के मिल जाते हैं, उसी में लय हो जाता है। जैसे कल बताया था, ये पंच तन्मात्राएं जो हैं और एक अहंकार जो है, ये महतत्व के पीछे पीछे आते हैं। महतत्व भी तो इधर ही जा रहा है मूल प्रकृति की ओर। तनिक रुकिए, मैं जी साफ कर देता हूँ, बात स्पष्ट हो जाएगी, सब लोग भी समझ लेंगे। वहाँ चर्चा ये थी कि ये पंच तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये जब इनका जब प्रलय होता है, ये वापस जाते हैं, यानी अपने मूल रूप में लौट जाते हैं। मूल रूप में मतलब मूल प्रकृति में जाकर के लय हो जाते हैं, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? पहले ये छह के छह महतत्व में जाते हैं, महतत्व में अनुगत होते हैं, क्योंकि महतत्व को भी मूल प्रकृति में जाकर मिलना है। तो इसी के साथ साथ, इसी के अनुगत होते हुए, इसी के पीछे पीछे, और अवस्थाएं भी बोल दिया, यानी इसी में रहते हुए भी, इसी में रहते हुए इसी के पीछे पीछे मूल प्रकृति में जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है जी। अब मैं आचार्य जी 1 मिनट लूंगा आपकी, हाँ जी। क्षमा चाहता हूँ। जी अब तक जो आपने समझाया और जो मैं समझा, जी पहले तो ये जो है हमारे अविशेष जो 6 हैं, जी। पहले तो ये महतत्व में अवस्थित हो गए, हाँ जी हाँ जी और उसके बाद अनुगत होते होते मूल प्रकृति में अवस्थित हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। यही हाँ बिल्कुल ठीक है। जी 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 आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। कर्नल साहब जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, पहले तो क्षमा करें, मैं कल नहीं अटेंड कर पाया, कल का मैंने पूरा मैं सुन भी नहीं पाया हूँ। हाँ, कोई मेरा बात परसों एक प्रश्न था दिमाग में जी। और मैं उसी प्रश्न को पूछ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली क्या है आचार्य जी, ये जो आपने जब 18वां सूत्र जो जो कवर किया था, उसमें इसको दृश्य को, प्रकृति को, गुणों को, इनके स्वरूप को, इनके स्वभाव को, इनके अर्थ को अच्छे तरीके से बताया था जी। तो अब ये जो 19वें सूत्र में जो जो इन गुणों को, जो ये 4 अवस्थाएं बताई हैं, ये 4 प्रकार से दृश्य का फिर निर्माण दिखाया जा रहा है जी। तो ये चीजें तो पहले समझा दी गई हैं, इसको दोबारा ये 4 नाम देके कि ये कहीं विशेष है, ये कहीं अविशेष है, कहीं ये लिंग है, कहीं अलिंग है, इसका ये मतलब क्या पर्पज है इसका? हाँ जी, देखिए शैली है अपनी अपनी सबकी बताने की। वो पहले उसका एक मोटा मोटा स्वरूप बता दिया था, काफ़ी चीज़ें वहाँ बता दी उसमें 18वें सूत्र में। लेकिन यहाँ इसके विभाग करके बताए। ये जो 4 आप देख रहे हैं विभाग हैं, यानी उनको कैसे कहाँ रखा जाए, किस क्रम में रखा जाए, इसमें कौन कहाँ एग्जिस्ट करता है, सत्ता किसकी निकल के आती है पहले, और किसकी सत्ता अप्रकट वाली होती है, यानी अभी अभिव्यक्त नहीं हुई है। यहाँ थोड़ा और गहराई से जाकर के सूक्ष्मता में बता दिया उसको। क्योंकि अगर हम केवल दृश्य की बात करें तो दृश्य को हम मोटा मोटा संसार के रूप में कह देते हैं कि दृश्य का मतलब ये सारा संसार जितना भी है, चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, इतना बोल दिया। उसमें भी वहाँ इंद्रियों को अलग खोला, वहाँ भूतों को अलग खोला, भूतेंद्रियात्मकम होता है ना, उतना खोल करके बता दिया, उनके कार्य आदि सब बता दिए। लेकिन यहाँ खोलने के पीछे का उद्देश्य था कि अब और सूक्ष्मता में जाकर के हमको समझाया, और बारीकी से जाकर के कि ये सब चीज़ें प्रकट रूप में कैसे आती हैं, बनती कैसे हैं। तो अब पूरा दृश्य यहाँ आकर के खुल गया। दृश्य यानी पूरा संसार कहाँ से चलता है ये, और कहाँ तक ये प्रकट रूप में आता है। बस उसको सूक्ष्मता से खोलने की एक शैली है यहाँ इस सूत्र में 19वें में। तो मेरे को परसों यही डाउट आ रहा था कि पूरी चीजें तो पूरा का पूरा दृश्य समझा दिया गया है, संसार को इन गुणों से पूरा संसार कैसे अपना सारी चीजें कवर होगी, और उसके बाद फिर ये 4 चीजें फिर दोबारा उठा दी। तो कल का तो मैंने नहीं सुना एग्जैक्टली, मुझे समझना है कि कल का क्या हुआ है। तो वही में मुझे डाउट आ जा रहा था कि ये तो मतलब जिसको कहीं कि ऐसे फालतू की जो रिपीटिशन जैसे अंदर जिसकी कहीं और कहीं कुछ क्रिया में कहीं काम आता हो आगे वालों में 20वें सूत्र में या 21वें में जाके। हाँ जी नहीं, वैसे ऋषि ऐसा कभी दोष करते नहीं कि वो पुनरुक्ति दोष करें, यानी किसी बात को बार बार बोलें। लेकिन फिर भी यदि वो किसी बात को दोहरा रहे हैं तो बात बड़ी गहरी है, महत्वपूर्ण है। दोहराते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई जगह दोहराई जाती है बात। और देखिए वहाँ मूल प्रकृति के बारे में तो बात ही नहीं हुई थी 18वें सूत्र में।
वहां बस भूतों और इंद्रियों को खोला गया था। तो अब एक यहाँ आचार्य जी कुछ चीजें तो सेल्फ अंडरस्टूड होती हैं कि जब प्रकृति जब आ रही है तो साम्यावस्था से लेके यहाँ तक उसका पूरा का पूरा तरीका जो उन्होंने बता दिया था, जिस तरीके से आई है विलय भी उसका उसी तरीके से उल्टा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब चलो मुझे तो ये समझ नहीं आया एग्जैक्टली कि ये 4 कैटेगरी दोबारा बनाने की मतलब जो चीजें पहले कही जा चुकी हैं अच्छे तरीके से समझाई जा चुकी हैं, उसका स्वरूप बता दिया गया था, किस पर्पज से बनाए वो हो गया था, तो फिर भी ये चीज बताई जा रही, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि ये पूरा रिपीट क्यों हो रहा है। हाँ जी, देखिए वहां पूरी कहाँ बताई गई थी, अब भी कई बातें हमको पता चली है। यहाँ ये पता चल गया कि कौन सी चीजें प्रकट रूप में होती हैं, कौन सी प्रकट रूप में नहीं होती। ये यहाँ विशेष बात पता चली है जो पीछे आई ही नहीं थी। और अब आचार्य जी ये तो पता ही है कि जैसे ही साम्यावस्था की प्रकृति से जो पहली विकृति होती है वो तो महत्व ही होती है, मतलब और उस महत्व को बोलना कि जो है जी ये लिंग हो गया, वो अलिंग हो गया, ये विशेष हो गई, ये विशेष हो गई, ये सारी चीजें तो एक तो नॉर्मल जो प्रकृति का जो एवोल्यूशन है वो बताया ही जा चुका होता है। कहाँ बताया ऐसा? आप सांख्य दर्शन आप उठा के देखो, उसमें तो सबसे पहली चीज एक ही सूत्र में सारी ये चीजें बता रखी हैं। तो सांख्य दर्शन महर्षि व्यास जी ने और पतंजलि ने थोड़े लिखा, वो कपिल जी ने लिखा, उन्होंने अपने तरीके से लिखा। तो यहाँ जो है चीजें तो वो बाकी उसी सीक्वेंस में बताई जा रही हैं, कोई अलग तो बताई नहीं जा रही। देखिए शैली होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रत्येक विद्वान की शैली है, वो अपने शिष्यों को या एक लोगों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि किसको क्या समझाने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से लिखते हैं। अब नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनलेस जो है कि ये शेष ये विशेष अविशेष ये आगे किसी सूत्रों में किसी दूसरे तरीके से यूज हो वो अलग बात है, बट अदरवाइज ये एक क्वेश्चन दिमाग में आ जा रहा था। हाँ जी। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें समान होती हैं, जैसे फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में होती हैं। अब कोई कहे कि ये फिजिक्स में थी तो फिर केमिस्ट्री में क्यों लेके आ गई इनको, बहुत सारी चीजें होती हैं। और बाकी और भी कई सारे साइंस हैं जिनमें चीजें आपस में मिली जुली रहती हैं, तो कोई कहेगा कि ये जब उसमें थी तो इसमें लाने की क्या जरूरत थी, वहां खोल दी गई हैं। तो सवाल वो नहीं है सर, सवाल ये है कि इस पूरे दृश्य को सूत्र नंबर 19 में पूरा का पूरा तो समझा दिया गया है, इसका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, वो सारी चीजें तो वहां हो ही चुकी हैं। हाँ जी, नहीं अभी और भी खोलेंगे, अभी आगे और भी आने वाला है, अभी तो आधा ही व्यास भाष्य हुआ है, अभी और या कल कोई खास चीज खोली गई हो जो मैंने नहीं सुनी हो? आपको खास नहीं दिखता इसमें इतना बताया जो अभी कल परसों में? नहीं 19 वाला जो है 18 वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया 18 वाले में, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैंने सुना है 20 वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी उसको भी देखेंगे। हाँ, अब देखिए कोई कक्षा चल रही है, मान लीजिए सामान्य कोई स्कूल या कॉलेज की बात कर लें, अब वहाँ हर दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक जिनकी समझ बहुत अच्छी है, एक जिनकी समझ थोड़ी कमजोर है। अब जो जिनकी समझ कमजोर है उन विद्यार्थियों की दृष्टि से कई बार बातें दोहराई जाती हैं, बार बार बोली जाती हैं, थोड़ा और सरल किया जाता है, और कई बार और साधारण उदाहरण लेके आते हैं। तो उस कक्षा में बैठे हुए जो बाकी विद्यार्थी हैं, जो जिनकी समझ बहुत अच्छी है, बुद्धिमान हैं, मेधावी हैं, वो कहेंगे ये बातें दोहराने की क्या जरूरत थी, ये बातें ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उस अध्यापक की एक दृष्टि है, वो सबको ध्यान में रख के चल रहा है। एक दिन मैं कक्षा में यहाँ भी बोल रहा था कि कई जगह आपको ये लगेगा कि ये तो बड़ी सरल सी बातें हैं, ऐसा क्यों बोल दी, और कहीं लगेगा कि ये इतनी कठिन थी, इसको और क्यों नहीं खोला, ये इतनी कठिन छोड़ दी। तो उनकी अपनी एक दृष्टि होती है, विद्वान की स्वतंत्रता है लिखने की, तो वो सबके हिसाब से लेकर के चलता है। अब हमको आपको लग रहा है क्योंकि आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है, आपने बाकी जगह से स्वाध्याय किया है, लेकिन कक्षा में जिन लोगों ने बाकी दर्शन या बाकी शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ, अब उनके लिए ये विशेष जानकारियां हैं, उनको यहाँ पता चल गया कि विशेष क्या है, अविशेष क्या है, इनमें कैसे इनकी कैटेगरी बनाए, लिंग मात्र तक जाते हुए कैसे प्रकट रूप होता है, प्रकट से और प्रकट कैसे होता है। तो यहाँ एक उनको समझ बन रही है। तो बाकी इस समय जो बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, जिनकी समझ पहले से अच्छी है, वो थोड़ा सा इस पर रुक करके चलें, और बाकी जो लोग हैं वो गहराई से विचार करके चलें। चलो ठीक है जी, आई एक्सेप्ट योर दिस। हाँ जी, चलिए ठीक है। विनीता माता जी आप बताइए।
जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, शरीर जब छूटता है तो आत्मा के साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर जाता है जी। अंतःकरण चतुष्टय भाई, और वृत्तियां जाती हैं, संस्कार जाते हैं, क्लेश जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मन को स्थूल शरीर में लिया गया है। मन को स्थूल शरीर में कहाँ लिया है? स्थूल इंद्रियां, सॉरी स्थूल हाँ, तो वो स्थूल एक अपेक्षा से कथन है। स्थूल बाकियों की अपेक्षा से इसको स्थूल कहा गया है। वैसे स्थूल नहीं है, मन तो सूक्ष्म ही है और एक ही मन है। जी ठीक है। और दूसरा प्रश्न आचार्य जी, जी। कि सभी ज्ञानेंद्रियों, सभी कर्मेंद्रियां सूक्ष्म भी होती हैं और स्थूल भी, तो क्या ये जो दिख रहा है वो स्थूल है और सूक्ष्म उसकी शक्ति है? देखिए, जब मैं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को बता रहा था तो ये मतलब इन पूरी इंद्रियों को 10 की 10 इंद्रियों की जब बात होती है तो उसमें सूक्ष्म इंद्रियां तो यही हो गई। क्षमा कीजिए, स्थूल इंद्रियां तो यही हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। और जब हम और सूक्ष्मता में जाकर के देखते हैं तो उसमें अहंकार और महतत्व को भी इंद्रियों के रूप में ही लिया जाता है, जो 18वें सूत्र में देख रहे थे। ये एक दृष्टि हो गई। एक दूसरी दृष्टि जो चलती है इंद्रियों के बारे में, अब केवल इंद्रियों के बारे में बात करेंगे। ये जो बाहर से जो हमको दिखती हैं, ये आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियों के गोलक हैं। और ये पंच महाभूतों से मिलकर के बने हैं, एक प्रकार से पंच महाभूत ही हैं। ये बाहर से जितना कुछ दिखता है हमको, ये आंखों का जो गोल गोल घूमने वाला जो ये भीतर कंचा जैसा है ये आंख नहीं है, ये चक्षु इंद्रिय नहीं है, ये चक्षु इंद्रिय का गोलक है। गोलक यानी साधन है। ये बाहर जो पूरे शरीर पे त्वचा लिपटी हुई दिख रही है, ये त्वचा नहीं है। मोटे रूप में हम कह देते हैं त्वचा, लेकिन ये त्वचा का साधन है। त्वचा के ऊपर की स्थूल स्थिति है ये। और ये पंच महाभूतों से मिलके ही बनी है। ये एक प्रकार से पंच महाभूत ही है। ये बाहर बाहर का जितना ये पिंड हमको दिखता है, ये कान जो बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, ये कर्णेंद्रिय नहीं है, ये कर्णेंद्रिय का गोलक है, उसका साधन है, उसका स्थूल रूप है, या कहें कि पंच महाभूत का ही एक रूप है ये। बाकियों को भी ऐसे ले लें, नाक को भी ऐसे ले लें और जीभ को भी ऐसे ले लें। तो फिर आप सोचेंगे फिर इंद्रियां कहाँ हैं, इनमें इंद्रियां कहाँ रहती हैं? तो इंद्रियां सूक्ष्म रूप में इन सबके भीतर उपस्थित हैं, इनमें विस्तृत हैं, वो इनसे कनेक्टेड हैं। इनमें बाहर जितनी संवेदनाएं आएंगी, इनसे जितनी कोई वृत्ति आएगी, कोई भी बोध इनसे होकर जाएगा, वो सबसे पहले उसी इंद्रिय से होकर जाएगा जो अंदर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर के रूप में है। जो जब सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय की बात करेंगे तो ये बाहर जितना कुछ ये पिंड जैसा दिखता है, ये गोलक जितने दिख रहे हैं, ये हार्डवेयर है उसका। और अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर है, जो दिखता नहीं, जो सीधे प्रकट रूप में नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। वो सारी संवेदनाओं को पकड़ती हैं, क्योंकि जुड़ी हुई हैं, वो बहुत सूक्ष्मता से प्रत्येक इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं। यानी इस आंख के भीतर वो चक्षु इंद्रिय बहुत सूक्ष्मता से विद्यमान है, जो यहाँ से आने वाले रूप विषय को पकड़ के अंदर मन तक ले जाती है। वो पूरा एक तंत्र है, एक सिस्टम है भीतर। वो जुड़ाव है, तंत्रिका तंत्र से एक जुड़ाव माना जाता है आधुनिक शैली से बात करें तो। तंत्रिका तंत्र का एक पूरा जाल जैसा बिछा हुआ है कि रूप विषय सबसे पहले आंख तक आएगा, ये बाहर गोलक तक, ये जो पिंड रूप में दिख रहा है, यहाँ से इसमें अंदर जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, वो ज्ञान करेगी, वो उस वृत्ति को पकड़कर मन तक ले जाएगी, मन में उसका चित्र छप जाएगा जा करके। मन चूंकि एक दर्पण की तरह है, एक मणि की तरह है, या कह दें टीवी स्क्रीन की तरह है, उसमें ये चित्र जा करके बनेगा। आत्मा चूंकि उसके पास बैठा हुआ है, आत्मा उसका प्रति संवेदी है, दृष्टा है, वो तो मन को केवल देख रहा है, वो तो मन को केवल मन से जुड़ करके केवल बोध प्राप्त कर रहा है। बाकी इंद्रियों के बारे में भी ऐसा ही सोच लेना चाहिए। कर्णेंद्रिय जो ये बाहर जो दिख रहा है हमको, या पर्दे तक भी चले जाएं, कान का जो पर्दा अंदर तक है, ये सारा का सारा गोलक है। ये पंच महाभूत का से ही बना हुआ एक पिंड है। इसके भीतर है सूक्ष्म रूप में विद्यमान कर्णेंद्रिय, वो बहुत सूक्ष्म है। कान तक जो भी शब्द जाता है, शब्द विषय जाता है, वो सूक्ष्म इंद्रिय जो भीतर उपस्थित है, जो जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, वो उस शब्द विषय को पकड़ती है। पकड़ करके, चूंकि तंत्र है अंदर, पूरा तंत्रिका तंत्र है, मन से जुड़ा हुआ है, मन इन सब से जुड़ा हुआ है, मन तक पहुंचाती है उस शब्द की संवेदनाओं को, शब्द की वृत्ति को, और मन में जाकर के उसका चित्र उतर जाता है।
मोटी मोटी भाषा में कहें चित्र ही उतरता है, यानी एक वृत्ति पहुंचती है, उसी के साथ में छाप भी बनती रहती है। और आत्मा, फिर वही बात, आत्मा जोड़ा हुआ है, वो देखता रहता है। जिह्वा के बारे में भी ऐसे ही है, नासिका के बारे में भी ऐसे ही है, और त्वचा के बारे में भी ऐसे ही है। समझ पाई माता जी? जी आचार्य जी, लेकिन तो प्रश्न तो वही रहा ना, यानी कि इसके अंदर जो स्थित है वो सूक्ष्म है और जो दिख रहा है वो स्थूल है। हाँ, एक मोटी मोटी भाषा में जब केवल इंद्रियों की बात करेंगे तो यही है। पर जो पीछे जी प्रसंग जी जी हमारा आया था वो मैंने बता दिया कि ये जितनी, ये देखिए, ये जितनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन है, ये तो स्थूल जी होते हैं। और अहंकार और महतत्व को वहां सूक्ष्म इंद्रिय के रूप में लिया गया है। जी 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 जी। और एक प्रश्न और है आचार्य जी, हाँ जी। जो आकाश, पृथ्वी, ये सब 5 चीजें मुझे दिखती हैं, आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जी ये 5 महाभूत है या फिर 5 क्या है? पंच महाभूत और 5 तत्व। हाँ जी, हाँ जी, ये 5 स्थूल भूतों से बनने वाले ये भौतिक पदार्थ हैं। ये सारे बाहर जो दिखते हैं, बनते किससे जी हैं? जी इन 5 स्थूल भूतों से, ये जो यहाँ दिख रहे हैं, जिनको विशेषों में काउंट किया गया। जी 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 हाँ, और इन सब के भीतर ये 5 स्थूल भूत नाम में स्थूल है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में उन बाहर के भौतिक पदार्थों में विद्यमान रहते हैं। हमारे घर में जितनी वस्तुएं रखी हैं, हमारे घर में जो जल है, दूध है, शहद है, कुछ भी है, उन सब में ये जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जी ये विद्यमान है सूक्ष्म रूप में। नाम स्थूल है। स्थूल क्यों है? पंच तन्मात्राओं की अपेक्षा से स्थूल कहा गया, क्योंकि पंच तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहते हैं, इसलिए इनको स्थूलभूत कह देते हैं। बाकी यदि बाहर की दृष्टि से देखेंगे कि हमारे घर में जो रखा हुआ गिलास है, वो जिस चीज से बना है वो स्थूलभूत है या सूक्ष्मभूत है, तो बाहर से देखेंगे तो स्थूलभूत है, लेकिन उसके भीतर पृथ्वी तत्व विद्यमान है सूक्ष्म रूप में। ठीक है माता जी? जी 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 आचार्य। हाँ जी, ठीक है। आस्था माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं एक बार ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि मैंने सही ये पढ़ा है कि नहीं। जैसे कि प्रलय अवस्था में जो सत्वरजतम साम्य अवस्था प्रकृति, तो ये जो सूक्ष्म कण बिखरे पड़े थे जी तो इन तीनों को मिलाकर के सबसे पहले महत तत्व बना, जी है ना। जी जो बुद्धि, ये जो बुद्धि मतलब जो हमारे भीतर है, जिससे हम निर्णय और निश्चय विचार करते हैं, हाँ तो जी इसी से पहली बार प्रकृति महत तत्व के रूप में प्रकट हुई, हाँ जो जी हमें दिखती है सत्ता के रूप में, कार्य रूप में। जी फिर इसी लिंग मात्र महत, इसको लिंग मात्र महत तत्व भी कहते हैं। जी फिर इस महत तत्व से 6 ये सूक्ष्म तन मात्रा बनी और अहंकार बना। तो मेरा ये कंफ्यूजन है इसमें कि पहले महत तत्व से अहंकार बना कि साथ में ये 6 तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा भी बनी, पहले और अहंकार, अहंकार के बाद 5 तन्मात्रा बनी है कि ये साथ साथ ही बनी है? नहीं, अहंकार से बनी है। महतत्व से पहले अहंकार बना। चित्र में तो देखिए स्पष्ट है, ये चित्र हाँ हाँ इसीलिए हाँ बनाया गया था। हाँ। बाद फिर में अहंकार से 10 ज्ञानेंद्रियां और एक मन बनता है, और अहंकार से एक तरफ पंच तन्मात्राएं यानी सूक्ष्म भूत भी बन रहे हैं, और आगे 10 इंद्रियों और एक मन से कुछ नहीं बनता, वो अंतिम परिणाम है। लेकिन इधर पंच तन्मात्राओं से आगे प्रक्रिया और बढ़ती है। पर आपका जो प्रश्न है, महतत्व से सीधे पंच तन्मात्राएं नहीं बनती, उनसे पहले अहंकार बनता है। अहंकार के बाद में पंच तन्मात्रा बनती है, फिर 10 इंद्रिय मन बनते हैं, हाँ जी। है ना। अ, और एक मैं ये बोल रही थी कि जैसे जो अपना नी सत्ता और नी असत्ता जो आ रहा है, तो इसमें अपन एक बीज का भी ले सकते हैं कि जैसे कि एक बीज है, वो अव्यक्त रूप में मिट्टी में जब पड़ा होता है, अव्यक्त रूप में, लेकिन उसकी सत्ता तो होती है पेड़ बनने की। इस उदाहरण को भी ले सकते हैं क्या? वाह, बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर सटीक उदाहरण। यानी वो जिस समय जमीन में है, अभी प्रकट नहीं है। क्या प्रकट नहीं है? पेड़ प्रकट नहीं है, अंकुरण प्रकट नहीं है, लेकिन अब वो बीज अंकुरण के रूप में बाहर आ गया, प्रकट हो गया। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि है नहीं, उसके भीतर होता भी है। सत्ता तो है पेड़ की उस बीज के भीतर। कहते हैं ना, हर बीज के भीतर एक पेड़ तो होता है, एक वृक्ष तो होता है। अभी प्रकट नहीं है, लेकिन हाँ, सत्ता तो है उसकी। अब प्रकट नहीं है, उसी को यहाँ असत्ता वाला कह दिया है। ये एकदम बढ़िया उदाहरण बता दिया, मोटा मोटा। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। संतोष माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य
स्थूल भूत और पंच महाभूत, इनमें क्या फर्क है दोनों में? एक ही बात है। एक ही बात है ना? हाँ जी, ये रहा ना, हाँ जी। ये लिखा था आपने। नहीं, मैंने नहीं लिखा, ऊपर वाला नहीं लिखा ये। मैं कितनी बार बातें कहता हूँ कि लिख लिया कीजिए। लिखे हुए हैं, ये तो नहीं लिखा मैंने, ये ऊपर वाला नहीं लिखा, ये पंचमात्रा सूक्ष्म भूत ये लिखे हैं मैंने, नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अनीता माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा फलन प्रश्न है कि जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता हम पढ़ रहे हैं, तो जो प्रकृति जो हमारी लिंग से हम जब महत्व बनता है, तो जड़ की बुद्धि कैसे बनेगी, मुझे ये नहीं समझ में आया। कैसे बनेगी जी, क्योंकि ये जड़ का बुद्धि कैसे होगा, महत्व कैसे होगा? हाँ, बुद्धि भी तो जड़ ही होती है ना। अच्छा, बुद्धि भी जड़ी होती है। हाँ जी, तो जड़ से जड़ ही बन रहा है यहाँ। जी 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 जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी, ठीक है। विनीता माता जी फिर से कुछ कह रहे हैं आप? नहीं आचार्य जी, थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी विराम दिया जाए। चलिए ठीक है, ठीक है। तो फिर आज की कक्षा को विराम देते, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। परसों की कक्षा में बचे हुए विषय को पूरा करेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम।